हेलो बच्चों। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को पिछले लेक्चर्स में ख़त्म कर लिया है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बात करी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, 1839 के अंदर एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडोर शेवान। जूलॉजिस्ट हमें पता है क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर हम समझेंगे इसको। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स पर स्टडी करते हैं, एनिमल्स पर जो स्टडी करते हैं वो जूलॉजिस्ट होते हैं। थियोडोर शेवान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये सिंपल सी बात है, ये एनिमल्स पर जो स्टडी कर रहे थे। तो एनिमल्स पर जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने ये समझा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल के मटेरियल से ही बने हुए हैं। एक बार फिर थियोडोर शेवान है, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी एनिमल्स पर स्टडी करते हुए कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल्स और सेल मटीरियल से बने हुए हैं, और उनके जो सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर एक लेयर है, एक लेयर है। ये जो बात है, ये जो इन्होंने बात कही, ये बात 1839 की है। 1839 के अंदर माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था, माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब नहीं था। तो इन्होंने सिर्फ इस लेयर को ये ऑब्जर्व कर पाए, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे पाए। सिर्फ इन्होंने इतना बता दिया जो एनिमल सेल्स हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है। सेल थ्योरी के अंदर ये भी है कि जो इन्होंने प्लांट्स को भी देखा और प्लांट्स के ऊपर भी इन्होंने सेम चीज़ देखी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के बावजूद भी उनके पास एक और स्ट्रक्चर होती है, ऊपर एक और कवरिंग होती है जो होती है सेल वॉल। पर एक चीज़ इन दोनों में कॉमन क्या है, ये जो है ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, और ये जो है प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी है, ये सेल वॉल। और एनिमल सेल है, इसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो लेयर थी ना, ये जो लेयर थी, ये दोनों के अंदर कॉमन आ रही थी। ये जो अंदर वाली लेयर इसके अंदर थी, इसके ऊपर एक और लेयर थी, वो बात अलग है, पर अंदर वाली लेयर इसके अंदर भी थी और एनिमल सेल के अंदर तो ये वाली लेयर थी। ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने सिर्फ लेयर ऑब्जर्व करी थी, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ ये लेयर को ऑब्जर्व कर पाए थे, उसके बारे में कोई स्टडी नहीं कर पाए थे। उसकी स्टडी बाद में स्टार्ट हुई, तो इन्होंने सिर्फ लेयर ऑब्जर्व करी थी। ये जो लेयर है ये आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। आज के समय में इस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बात खास है कि ये फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात देखी थी इन्होंने प्लांट सेल भी देखा, प्लांट सेल के अंदर भी ये वॉल थी, ये मेम्ब्रेन थी, ये वाली लेयर थी। एनिमल सेल के अंदर तो थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है, तब ये सिर्फ इन्होंने लेयर ऑब्जर्व करी थी। तो ये जो लेयर थी ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। आइए अब इसके बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं हम। इन 1950s के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। अब ये जो लेयर थी, ये जो लेयर जो थियोडोर शेवान ने देखी थी, इसको डिटेल के अंदर देखा गया। जब इसको डिटेल के अंदर देखा गया, ये जो लेयर है इसको जब डिटेल के अंदर देखा गया तो इसके अंदर क्या पाए गए, डिटेल के अंदर जब इसको देखा तब इसके अंदर लिपिड देखा गया। लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर। और लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक अरेंजमेंट के अंदर थे, स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट थी वो, जो थी बाइलेयर अरेंजमेंट। यानी कि लिपिड है वो बाइलेयर के अंदर अरेंज थे, यानी कि डबल लेयर थी। इस तरह से भी लिपिड अरेंज थे और ऐसे नीचे भी लिपिड अरेंज थे। समझते हैं। सबसे पहले हम लिपिड की स्ट्रक्चर जानते हैं। लिपिड जो है अल्कोहल से आया है,
एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का एल्कोहल जो है ग्लिसरॉल, इसको इरेज कर देंगे। ग्लिसरॉल समझो आप, ग्लिसरॉल एल्कोहल ही है। इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तीनों के ऊपर ही OH लगा होता है। तीनों के अंदर ही OH लगा होता है और ये जो इसकी वैलेंसी है ये पूरी है। अब इसके अंदर जो इसके दो कार्बन होंगे ना, इन दोनों के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करा देंगे। RCOOH, RCOOH। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगी फाइनल के अंदर, हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी और यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब ये जो लिपिड है, वैसे लिपिड जो होता है इसके अंदर तीनों कार्बन है, उसके ऊपर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। परंतु जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है वो एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जो कि होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या चेंज होता है, जिसका तीसरा कार्बन है ना, इसका जो ये तीसरा कार्बन है इसके ऊपर एक तो लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप, OH हटकर फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा और उसके साथ कोलिन लगा होगा। ये जो हमारा है ये फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो होता है लेसिथिन, जो कि होता है लेसिथिन। अब आगे हम पढ़ते हैं। ये जो लेसिथिन है, हमने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया तो उसके अंदर लिपिड देखे गए, तो वो जो उसको ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दिखेगी कैसी, ये कुछ इस तरह की दिखती है। ये कुछ इस तरह से दिखती है जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इसका जो फॉस्फेट और कोलिन वाला पार्ट है वो तो हेड के अंदर दिखता है, वो ऐसे हेड जैसा दिखता है, और जो इसके ये दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं ये ऐसे लेग्स की तरह दिखते हैं, और ये जो बचा हुआ कार्बन है ये यहाँ पर नेक की तरह दिखता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का यानी कि लेसिथिन का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह का लेयर के अंदर दिखता है, लेसिथिन। इसको हम लिख लेते हैं लेसिथिन molecule appears in plasma membrane। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है जो फॉस्फेट का है, फॉस्फेट और कोलिन का, ये वाला पार्ट पोलर पार्ट होता है इसका, पोलर पार्ट या फिर हाइड्रोफिलिक, या फिर इसे लिपोफोबिक भी कह सकते हैं, लिपोफोबिक। और जो इसकी लेग्स वाला पार्ट होता है, ये जो इसकी लेग्स हैं ये हाइड्रोफोबिक या फिर
लिपोफिलिक या फिर नॉन पोलर। अब इसको हम समझेंगे हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है और हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरना, मतलब इधर मैं समझाता हूँ। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिक का मतलब डर सॉरी, मतलब जो इसकी लेग्स वाला पार्ट है ये पानी से डरता है, मतलब ये पानी के नज़दीक नहीं जाएगा। सॉरी मतलब जो इसकी लेग्स वाला पार्ट है ये पानी से डरता है। और लिपो का मतलब होता है लिपिड, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ये लिपिड से प्यार करता है, लिपो लिपिड, फिलिक लविंग। इसी तरह से जो इसका ऊपर वाला पार्ट है हाइड्रो मीन्स पानी, वाटर, फिलिक मतलब लविंग। जो इसका जो हेड पार्ट है वो पानी से प्यार करता है, और लिपोफोबिक, फोबिक मतलब मैंने आपको बताया डर, लिपिड से ये डरता है, पानी से ये हेड वाला पार्ट इसका प्यार करता है। और जो इसका लेग्स वाला पार्ट है ये पानी से तो डरता है हाइड्रोफोबिक, और लिपिड से प्यार करता है। ये इस तरह इसका जो मॉलिक्यूल है इस तरह से दिखता है। ये जो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है ये एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल होता है, इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसका एक पार्ट हाइड्रोफिलिक हो और एक पार्ट, मतलब उसका जो दूसरा पार्ट है हाइड्रोफोबिक हो। एक पार्ट इसका पानी से डरता हो, एक पार्ट इसका पानी से प्यार करता हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, दिखता तो ये इस तरह से है। अब ये एक मॉलिक्यूल से तो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनेगी ना, कई सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, एक पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसकी कुछ अरेंजमेंट होती है। अब उसको हम समझेंगे। सेल है, सेल के बाहर एक फ्लूइड होता है, सेल के बाहर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी जिसे हम कहते हैं। ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये बात हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं हम, जो सेल के अंदर का फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब ये इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल के बाहर जो फ्लूइड है वो और सेल के अंदर जो फ्लूइड है, इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज होगी। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। जैसा कि हमने समझा, इसका जो हेड पार्ट है वो पानी से प्यार करता है, तो पानी से प्यार करता है तो वो किस तरफ लगेगा, पानी की तरफ लगेगा, फ्लूइड की तरफ लगेगा। तो ये इस तरह से फ्लूइड की तरफ गया, हेड पार्ट इसका फ्लूइड की तरफ, और फ्लूइड से दूर कौन भागेगा, इसका पार्ट, इसकी लेग्स वाला पार्ट फ्लूइड से दूर भागेगा। फिर से इसका जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर से प्यार करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जिस चीज़ से प्यार करती है वो उसके पास ही रहेगी, मतलब ये पानी के पास रहेगा, पानी के पास इसका अरेंजमेंट है। इसकी लातें पानी से डरती हैं, उसको पसंद नहीं करती, तो इन्होंने अपनी दूरी बना ली इससे। इसी तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर तो इसने पानी से अपनी जान छुड़ा ली, जो इसकी लातें हैं इन्होंने अपनी जान यहाँ से तो पानी से छुड़ा ली,
पर इनको क्या पता अंदर साइटोप्लाज्म इनका वेट कर रहा है। बाहर पानी से जान छुड़ाई, अंदर साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म से भी जान छुड़ाने के लिए क्या करेंगी, देखो ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। अब इनकी जान है वो साइटोप्लाज्म से भी बच चुकी है। अब ना तो ये साइटोप्लाज्म के टच में है इनकी लेग्स, ना ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड के टच में है। यही जो लिपिड की अरेंजमेंट है, हमने पढ़ा अभी स्टार्टिंग के अंदर, यही जो लिपिड की अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, लिपिड अरेंजमेंट को बाइलेयर। इसीलिए जो लिपिड की लेयर है वो बाई लेयर होती है, यानी कि डबल लेयर होती है। डबल लेयर है जो लिपिड बनाता है। वैसे अगर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर फॉस्फोलिपिड है, मतलब ये फॉस्फोलिपिड है जो अपने पढ़ाई है लेसिथीन, लेसिथीन को अगर नॉर्मल पानी के अंदर भी अगर अपने डाल देंगे ना, बाल्टी के अंदर लेके, वो नॉर्मल पानी है उसके अंदर भी अगर अपने फॉस्फोलिपिड को डाल देंगे ना, तो इसी तरह से अरेंज हो जाएगा। पर ये बात अपनों को पढ़नी जरूरी थी, इसलिए अपनों ने पढ़ ली। आई होप तुमको ये बात समझ आ गई। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारी लिपिड की बात पूरी हो चुकी है। अब आगे जैसे स्टडीज हुई, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसमें ये क्लियरली रिवील्ड हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड के साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। फिर से जो बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और स्टडीज़ हुई और उसको डिटेल के अंदर जब देखा गया तो उसके अंदर ये पाया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड से मिलकर नहीं बनी हुई, उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। और द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ये दोनों मेन कंपोनेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कंपोनेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इन दोनों के अंदर। ये वेरीज करेंगे, यानी कि वेरीज करेंगे कंसीडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब हर सेल के अंदर जो प्रोटीन है और जो लिपिड है, इन दोनों की परसेंटेज है वो अलग अलग होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। मतलब किसी सेल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, किसी सेल के अंदर लिपिड ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो 11th क्लास की अपनी एनसीईआरटी है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का डाटा दे रखा है, जो कि हमें याद करना है। प्रोटीन है 52% होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो लिपिड है वो 40% होता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। इन 1972 दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक परफेक्ट जो एक मॉडल दिया, परफेक्ट एक डायग्राम दिया, वो इन्होंने दिया सिंगर और निकोलसन ने, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये कभी कभी सिंगर एंड निकोलसन मॉडल के नाम से भी आ जाता है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। मतलब इन साइंटिस्ट का नेम है वो हमें याद रखना है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसको काफ़ी ज़्यादा सही भी मानते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसके अंदर ये जो डिब्बा दिख रहा है ना आपको, ये रेड से कलर के अंदर, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। और ये अपनों को देखते ही समझ आ जाएगा, ये है लिपिड की बाइलेयर। और ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी प्रोटीन का ही पार्ट है। जो अंदर दसा हुआ पार्ट है
उसको हमने कहा इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट नहीं, इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये अंदर दसा हुआ है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो बाहर इसकी सरफेस पे पड़ा है, इसकी जो बाउंड्री के अंदर है, इसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और ये चेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई है इनके साथ में, ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो इसके अंदर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं रेड कलर के आपको, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं, ये है कोलेस्ट्रॉल के, कोलेस्ट्रॉल के। इस डायग्राम को नोट कर लेंगे। हमारी एनसीईआरटी कहती है अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन में बी फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ टू टाइप्स। मतलब जो अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब जिसको निकालने में आसानी होगी उसके हिसाब से प्रोटीन को वो डिवाइड करती है। तो जिसको निकालने में ज़्यादा आसानी होगी, जो ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, वो पेरिफेरल प्रोटीन होगा, क्योंकि ये सरफेस के अंदर है। और जिसको निकालने में मुश्किल होगी या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो होगा इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये अंदर इसके धसा हुआ है तो इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल है। एक और बात है इसके अंदर, ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब भी प्रोटीन के साथ लगता है तब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। और जब ये कार्बोहाइड्रेट है ये लिपिड के साथ लगता है तब इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। मोज़ेक मॉडल है वो ये कहता है जो लिपिड का जो नेचर है ना इसके अंदर, वो क्वाजी फ्लूइड है। क्वाजी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, सेमी सॉलिड। इसका मतलब है जो लिपिड की जो बाई लेयर है वो ऐसे मूवमेंट करती है यानी कि बहती है, फ्लूइड नेचर की है। तो इसके अंदर जो इसका प्रोटीन है ना वो भी इसके साथ लेटरल मूवमेंट करता है, प्रोटीन भी इसके साथ लेटरल मूवमेंट करता है, इसके साथ बहता है। अब हम आगे नोट्स में पढ़ते हैं। क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विदिन द ओवरऑल बाइलेयर। ये मैंने आपको बताया, जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, सिर्फ लिपिड्स हैं वो, उनका क्वाजी फ्लूइड नेचर, प्रोटीन्स जो कि फ्लूइड नहीं है पर उनके भी लेटरल मूवमेंट को इनेबल करा देता है। फिर से समझेंगे, जो लिपिड का फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर लिपिड का है, उसके अंदर प्रोटीन डूबा हुआ है, तो अगर लिपिड बहेगा तो साथ में प्रोटीन भी बहेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मान लो पानी है, पानी के अंदर हमने कोई चीज़ डाल दी, पानी को अगर ऐसे अपने बहा देंगे तो उसके अंदर जो चीज़ डाली है, मान लो हमने उसके अंदर कॉटन डाली है, तो अगर अपने पानी को बहाएंगे तो उसके साथ कॉटन भी बहेगा। उसी तरह से लिपिड है, लिपिड का जो नेचर है फ्लूइडिटी का, लिपिड बह रहा है तो उसके साथ उसके अंदर रुई की तरह प्रोटीन भी बह रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेल डिविजन्स, एंडोसाइटोसिस एंड सिक्रीशन। तो इससे आप समझ सकते हैं जो फ्लूइडिटी है उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर। मतलब अगर फ्लूइडिटी नहीं होगी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसका सारा जो फंक्शन है ना सब खत्म है। तो फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए। उसके बाद हम समझते हैं, हमने ये समझ लिया जो फ्लूइडिटी है वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। अगर वो फैक्टर्स बिगड़ गए तो फ्लूइडिटी भी बिगड़ गई, अगर वो फैक्टर्स होंगे तो फ्लूइडिटी अच्छी होगी। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
पहला फैक्टर है सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बताया जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड का, जिसे हम लेसिथिन कहते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। ये तो है सैचुरेटेड। उसके बाद अगर ये अनसैचुरेटेड हो जाता है, मतलब अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड का मतलब था कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड। हमने पढ़ा कार्बन की चेन होती है ना अल्कोहल की, तो कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो लिपिड कुछ ऐसा दिखेगा। जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कार्बन कार्बन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो जो ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसकी ये वाली जो लात है ना, ये ऐसे टेढ़ी दिखेगी, इस तरह से, इस तरह से इसकी वाली जो लात है वो टेढ़ी दिखेगी। जो ये टेढ़ी लात वाला फॉस्फोलिपिड है ना, ये मोर फ्लूइड होता है, मोर फ्लूइड। और जो ये सीधी लात वाला फॉस्फोलिपिड होता है ये लेस फ्लूइड होता है। तो ये अनसैचुरेटेड वाले जो फॉस्फोलिपिड है जितने ज़्यादा होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उतनी ही फ्लूइडिटी अच्छी होगी। अब हमने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था उसके अंदर हमने लगभग सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर ली, एक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं करी जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉल। छोटे छोटे पॉइंट्स थे उसके अंदर, आप नोट्स बना रहे होंगे उनके अंदर आप देख सकते हैं। जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमने बनाया था, इस तरह से हमने लिपिड दिखाए थे, ये हमने प्रोटीन दिखाया था, ये पेरिफेरल प्रोटीन दिखाया था, और इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर दिखाई थी। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट्स दिखाए थे, यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये है कोलेस्ट्रॉल के, कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है? कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज ए बफर फॉर फ्लूइडिटी। बफर ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि सॉल्यूशन की pH यानी कि एसिडिटी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। मेंटेन एसिडिटी, pH, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एज ए बफर एक्ट करता है फॉर फ्लूइडिटी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल इज पार्ट ऑफ लिपिड। कोलेस्ट्रॉल लिपिड का ही एक पार्ट है, और जितने भी लिपिड्स होते हैं ना वो सभी स्टीरॉइड्स होते हैं। जितने भी लिपिड्स होते हैं ना वो सभी स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स सुना होगा ना, जो जिम वाले ऐसे लेते हैं, जो कि इल्लीगल है, नहीं लेना चाहिए, पर वो स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का इसके अंदर ये फंक्शन होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। हमारी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेमी परमिएबल होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब इससे जो कुछ सेलेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो अंदर से बाहर भी जा सकते हैं
और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब यही होता है सेलेक्टिव, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेलेक्टिव मतलब कुछ जो इसके गिने चुने होंगे, जिसको ये परमिशन देगी, परमिएबल जिसको ये परमिशन देगी अंदर या बाहर जाने की, सिर्फ वही जो मॉलिक्यूल्स हैं, वही कंपोनेंट्स हैं, वही बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा पाएंगे। तो इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन है ये दो तरह से क्लासिफाइड होता है, दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट और जो सेकंड टाइप है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव में क्या फ़र्क होता है? पैसिव के अंदर एटीपी नो रिक्वायर्ड। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती। इसका मतलब है मूवमेंट अक्रॉस, मूवमेंट अक्रॉस नहीं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन के अंदर चेंज होना। मतलब जब कोई भी डिफ्यूज़न होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, मान लो ये एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, इस वाटर के अंदर नमक पड़ा है, इस वाटर के अंदर नमक पड़ा है, ये नमक के मॉलिक्यूल्स हैं। इधर वाली तरफ जो नमक है वो ज़्यादा पड़ा है, इधर वाली तरफ या तो नहीं पड़ा या फिर बहुत ही कम पड़ा है। इधर नमक ज़्यादा है, इधर नमक कम है। अब ये जो नमक के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल। ये इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। जो जहाँ पर नमक के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। जब ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। फिर से, जब भी नमक के मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो ये हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें ये लिखा हुआ मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर चेंज है ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। जब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है जो कि जाना चाहिए, आमतौर पे जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल्स की, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं ऑटोमेटिक। ये नेचर का सिस्टम है। मतलब ये रूम है जिस रूम के अंदर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं डीओ छिड़कता हूँ। मान लो डीओ मैंने यहाँ पर छिड़का तो वहाँ पर बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो उसको वहाँ पर स्मेल आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि मैंने यहाँ पर छिड़का। यहाँ पर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं परफ्यूम के, जिनके अंदर फ्रेगरेंस है, वो यहाँ पर ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर जो पर्सन होगा उसको ये स्मेल उसको ये स्मेल फील होगी। तो मतलब इसका मतलब यही है, जिसके मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये नेचर के अंदर ऐसा होता है। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ये बिना एनर्जी की होती है। यहाँ पर परफ्यूम छिड़का, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, कम मॉलिक्यूल्स उस बंदे के पास चले गए जो बाहर से भी आया है, वहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है। यहाँ से ये अपने आप चले जाएंगे, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ ना मैंने इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और पकड़ के मैं उस बंदे के पास लेकर गया, नहीं ना, अपने आप चले गए ना। अगर मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर ले जाऊँ, मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर ले जाऊँ तो इसमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी किसकी लगेगी? मेरी लगेगी, नेचर की भी लगेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराएगा, मूवमेंट
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो अगेंस्ट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। नेचर क्या कहती है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी चीज़, ज़्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगी। पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये ऐसा होने नहीं देगा, ये कम ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की तरफ, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएगा। ये हमारा मतलब था। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये फिर दो प्रकार का होता है, सिंपल ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेट। सिंपल ट्रांसपोर्ट के अंदर एग्जांपल है CO2 O2। जैसे कि मानो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड की बनी हुई, हमारे अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज एनर्जी के अंदर टूटता है, तो जब वो एनर्जी के अंदर टूटता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी इजीली बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब ये लिक्विड के अंदर ही हुई, लिक्विड से डरी वहाँ से निकल गई, चलो भाई लिक्विड से डर लगता है अपने यहाँ से निकलो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये अंदर से निकल जाएगी। फैसिलिटेट डिफ्यूज़न के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को जो लिपिड बाइलेयर है वो बाहर नहीं निकलने देती। हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको लिपिड जो लेयर है ना, बाइलिपिड की लेयर है, वो बाहर नहीं निकलने देती, तो उनके लिए स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन, इसके लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए रास्ता देंगे। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमने फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। पहला चैनल प्रोटीन, दूसरा कैरियर प्रोटीन। जो ये चैनल प्रोटीन होते हैं ये इस तरह से लिपिड की लेयर है, ये अंदर दसा हुआ प्रोटीन है। चैनल का मतलब रास्ता, तो इसके अंदर इस तरह से रास्ता होगा, इस तरह से रास्ता होगा। जैसे मान लो यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल है या फिर सोडियम का मॉलिक्यूल है, ये पोटेशियम है, तो ये पोलर होते हैं, या फिर हाइड्रोफिलिक जिन्हें हम कहते हैं, तो ये यहाँ से इजीली बाहर निकल जाएंगे क्योंकि लिपिड बाइलेयर इनको परमिशन नहीं देती बाहर निकलने के लिए। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो फिर भी थोड़े बहुत निकल जाते हैं लिपिड की लेयर से क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं, पर ये जो पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स हैं ना इनको लिपिड की जो बाइलेयर है वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती बाहर निकलने के लिए, तो इनको प्रोटीन चाहिए होते हैं जो जिससे कि ये बाहर निकल जाए। इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। इसके अंदर भी कोई एनर्जी नहीं लग रही, नो ATP रिक्वायर्ड। दूसरे हम आते हैं कैरियर प्रोटीन्स पर। ये इस तरह से लिपिड की बाइलेयर है, ये इसका अरेंजमेंट है, इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोटीन होगा, इसके अंदर एक स्पेशल शेप होगी, ये अंदर से ऐसे इस शेप का है मान लो, तो बाहर से अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी शेप ऐसी है, ये बाहर से कोई मॉलिक्यूल है उसकी शेप ऐसी है, वो इसके अंदर आके फिट हो जाएगा, इसके अंदर आके फिट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो अपनी शेप है इसको चेंज कर लेगा, इसको शेप को चेंज करेगा, ये प्रोटीन को, इस मॉलिक्यूल को इसने अंदर वाली तरफ छोड़ दिया, तो ये इस तरह से इसको अंदर वाली तरफ ले आएगा। स्टेप टू, स्टेप वन के अंदर इसने इसको पकड़ा, स्टेप टू के अंदर इसको अंदर की तरफ छोड़ दिया। इसके अंदर भी कोई एनर्जी नहीं लगेगी, नो एटीपी यूज्ड। ये सिर्फ शेप अपनी चेंज करता रहता है, तो इसके अंदर भी किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगेगी। अब हम आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज्ड, एटीपी इसके अंदर लगेगी, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही एटीपी यूज्ड होती है। अब इसके अंदर क्या सीन होता है, वैसे ही लिपिड की लेयर अरेंज है, इसके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन है, इसके अंदर स्पेशल टाइप का प्रोटीन है। इसके अंदर भी रास्ता है, हमने चैनल प्रोटीन के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर भी रास्ता था, पर ये प्रोटीन उससे अलग है, ये वाला प्रोटीन उससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये प्रोटीन क्या करेगा, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सेल के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पोटेशियम है, सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल होता है सेल का, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पोटेशियम होता है, और सेल के बाहर सोडियम होता है। और इसके अंदर पोटेशियम होगा पर कम होगा, सेल के अंदर भी पोटेशियम होगा, सेल के अंदर भी सोडियम होगा पर कम होगा। तो ये क्या करेगा, ये पोटेशियम को बाहर से अंदर पकड़ पकड़ कर लाएगा, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर भी ये बाहर कम कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ पकड़ पकड़ के लाएगा। अंदर जो सोडियम है वो कम है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, और ये क्या कर रहा है, अंदर से सोडियम उठा रहा है उसको बाहर फेंक रहा है, बाहर से पोटेशियम पकड़ रहा है उसको अंदर डाल रहा है। हालांकि ऐसा नेचर के अंदर नहीं होता, पर ये ऐसे करता है। तो इसके अंदर एटीपी खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। जब ये एक एटीपी खर्च होती है, एक एटीपी खर्च होती है, तब ये 2 पोटेशियम, तब ये 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लाता है। एक एटीपी के बदले एक एटीपी खर्च कर कर 3 सोडियम को सेल के अंदर से बाहर फेंकता है। इंटर सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से 3 सोडियम को पकड़कर बाहर फेंकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से 2 पोटेशियम को पकड़कर सेल के अंदर फेंकता है। जाते जाते एक और बात, जो मैंने आपको फोस्फोलिपिड बताया था, फोस्फोलिपिड, इसको एनसीईआरटी के अंदर फोस्फोग्लिसराइड भी लिखा हुआ है। इसको एनसीईआरटी के अंदर फोस्फोग्लिसराइड भी लिखा हुआ है। फोस्फोलिपिड, फोस्फोग्लिसराइड एक ही बात है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हों। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।